इस वीडियो में मैं टॉपिक्स को जो कवर करूँगा वो होंगे रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, और इसके अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो है स्नेल्स लॉ, एपरेंट डेप्थ एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है और क्या बताता है, तो ये बताता है ऑप्टिकल इंटेंसिटी ऑफ ए मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स तो ये क्या बताता है, तो इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ये बताता है तुमको ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मास डेंसिटी। तो देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर मीडियम की ज़्यादा होगी तो रेज को, लाइट को उसमें मूव करने में डिफ़िकल्टी होगी, तो उसमें वेलोसिटी कम होगा। हाइयर ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब हाइयर म्यू की वैल्यू ज़्यादा होना, और दैट इज़ वाई स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस। तो देखो, इसके लिए फॉर्मूला भी होता है कि स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको हम u से डिनोट करते हैं, सॉरी v से, है ना। इसको हम v से डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे v से, ठीक है। इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू। यही होता है रिलेशन। तो देखो, इसको हम ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से डिनोट करते हैं। तो c जो होता है ना, वो होता है 3 इंटू, एक्चुअली c इज़ हियर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किसी मीडियम में जो है स्पीड जो होती है लाइट की वो कम होती है, क्योंकि म्यू की वैल्यू इट इज़ ग्रेटर देन 1, है ना। म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो लाइट की स्पीड जो है वैक्यूम के लिए म्यू इज़ 1 फॉर वैक्यूम। अदरवाइज म्यू की वैल्यू जो होती है 1 से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब लाइट की स्पीड जो है किसी मीडियम में कम हो जाती है, और वो ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा, मतलब तो फिर म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी और स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और म्यू की वैल्यू अगर कम होगी तो फिर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा और स्पीड ऑफ उसमें लाइट को ट्रेवल करना आसान होता है। डेंसिटी कम होगा तो ईजिली मूव करेगा लाइट, और डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो फिर कम मूव करेगा, स्पीड कम होगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसके बाद हम स्नेल्स लॉ पे आते हैं। So let's talk about Snell's law. तो स्नेल्स लॉ में हम बस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि दो मीडियम ले लेते हैं, दिस इज़ बाउंड्री। इधर मीडियम 1, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। यहाँ पर हम लाइट को इंसिडेंट कर देंगे, ठीक है। कुछ और एजम्पशन लेना होगा कि लेट्स से कि, अच्छा रहने दो, अभी एजम्पशन की कोई ज़रूरत नहीं। तो व्हाट वी सी इज़, यहाँ पर देखो रिफ्रैक्शन होगा, जैसे ही मीडियम की चेंज करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के कारण एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक किया है बाउंड्री को, वहाँ पर एक नॉर्मल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो रे जो है बेंड होगा, है ना। अभी हम ये नहीं मानते हैं कि किसका ज़्यादा है कम, मान लो कि इस तरह से रे बेंड हो गया, ठीक है। इसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ ये बोलता है तुमको कि म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट इन ए मीडियम, इज कांस्टेंट फॉर ऑल मीडियम, है ना। किसी मीडियम में जो है ना ये कांस्टेंट होगा। तो देखो, इसको अप्लाई करते हैं, तो पहले मीडियम में अप्लाई करते हैं। पहले मीडियम में हम लिखेंगे इसको, म्यू कितना है पहले मीडियम का, म्यू 1, और साइन
थीटा की जगह क्या है, थीटा इज द एंगल मेड विद द नॉर्मल, है ना, इंसिडेंट रे हो चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, कोई भी हो, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है। तो ये कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू, सेकेंड मीडियम में हम इसको अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा म्यू कितना है, तो म्यू 2 साइन आर। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस एक्चुअली तुम जो एक बुक्स वगैरह में देखते होगे वो साइन आई अपॉन साइन आर के फॉर्म में तुम देखते होगे, है ना, तो वो भी यहाँ से उस फॉर्म में भी तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो, म्यू 2 बाय म्यू 1, ठीक है, इस तरह से। चलो तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, आई की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस टेक सम वैल्यूज ऑफ आई, है ना। आई की वैल्यू ले लो, आई इक्वल्स टू 60 डिग्री ले लो, एक स्मॉल सा क्वेश्चन। म्यू 1 इक्वल्स टू 1 ले लो, म्यू 2 इक्वल्स टू रूट 3 ले लो। तुमको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, कुछ नहीं, इसी इक्वेशन में लगा सकते हैं। म्यू वन इज 1 साइन आई कितना है 60 डिग्री इक्वल्स टू म्यू टू इज रूट 3 साइन आर की वैल्यू तुमको पता नहीं है, यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू रूट 3 बाय 2, और ये रूट 3 और ये साइन आर, रूट 3 कैंसिल हो गया, तो साइन आर इक्वल्स टू आ गया 1/2, और ये होता है 30 डिग्री पे। इसका मतलब है कि आर की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। सिंपली कुछ इस तरह का केस है, अगर मान लो कि इस पे 60 डिग्री से इंसिडेंट हुआ लाइट, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये कितने बेंड हो जाएगा इस तरह से, ये 60 था और ये 30 डिग्री पे बेंड हो गया। अगर ये कितना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू 1 वाज 1 और म्यू 2 वाज रूट 3, कुछ इस तरह से हो। इसके बाद कुछ और केसेस में देखते हैं स्नेल्स लॉ के। आई इक्वल्स टू 0 दिया गया है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, है ना, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, इसको अप्लाई करें, ठीक है। देखो आई इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, आई इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि रे नॉर्मल के साथ 0 एंगल बनाना है, तो इसका मतलब है कि रे इज एक्चुअली हिटिंग द बाउंड्री परपेंडिकुलरली। रे जो है मीडियम के बाउंड्री को, है ना, दो मीडियम का जो बाउंड्री है म्यू 1 है म्यू 2 है, इसको परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, ये मतलब है आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। नॉर्मल के साथ देखो इस बार एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे सेम ही डायरेक्शन में होगा, तो 0 एंगल होगा। अब इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसमें लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो देखो म्यू 1 मान लो साइन आई की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर, तो यहाँ से ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 इक्वल्स टू 0 होता है, तो अगर ये 0 हो गया तो साइन आर की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, साइन मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये रे सीधे चला जाएगा, एकदम अपनी पाथ पे चला जाएगा बिना कहीं बेंड हुए, ठीक है। ये केस याद रखना, इस केस की ज़रूरत पड़ता है, इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा, ये सीधे चला जाएगा। देखिए इसके बाद कुछ और केस देखते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पर लेते हैं कि दिस इज रेयर और दिस इज डेंसर। देखो रेयर मतलब कि ऑप्टिक म्यू की वैल्यू कम होना, है ना, और डेंसर मतलब क्या होगा कि म्यू की वैल्यू ज़्यादा होना। मतलब रेयर मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कम है और डेंसर मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी मोर। तो इसको हम अगर म्यू 1 बोल दें, इसको हम म्यू 2 बोल दें, तो यहाँ से हम ये ले लेते हैं क्योंकि कि म्यू 1 इज़ लेस देन म्यू 2 ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर क्योंकि डेंसर है म्यू 2। इसमें जब भी ऐसा होता है रे पासेस फ्रॉम
रेरर टू डेंसर, है ना, रे जब रेरर टू डेंसर रेज पास करती है, इस तरह से डेंसर मीडियम में एंटर करते हुए इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है रे, है ना। रे देखो कहाँ से पास कर रहा है, रेरर टू डेंसर में, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तुम देख सकते हो एक्चुअली रे कुछ इस तरह से जा रही थी, लेकिन इट हैज़ बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये है नॉर्मल तुम्हारा, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद इसका उल्टा केस, रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेरर। अब देखो डेंसर टू रेरर होगा तो बस तुमको क्या करना है, जैसे मान लो ये केस, तो यहाँ पर हम रे को पास कराएंगे, इस बार डेंसर नीचे वाला मीडियम है, डेंसर टू रेरर। यहाँ पर ये जो लेफ्ट में जो डायग्राम बना है इसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखो लाइट में एक खास बात होती है कि लाइट एक बहुत ही स्पेशल प्रिंसिपल को ओबे करता है और उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये क्या होता है, तो देखो समहाउ अगर किसी तरह से तुम ना लाइट जिस रास्ते से आया था, मान लो कि उसको रिटर्न कर दो, किसी तरह से रिटर्न कर दो, तो वो एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करेगा जिस रास्ते से वो आया था, वो एकदम वो वही पाथ पर जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पर हम जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम इंसिडेंट रे बना दें किसी तरह से, ठीक है। क्या करेंगे कि मान लो कि दिस इज इंसिडेंट रे, ये जो तुम्हारा लेफ्ट वाले डायग्राम में रिफ्लेक्टेड रे है, ये इसको हम उल्टा कर देते हैं इसके डायरेक्शन को, तो एग्जैक्टली सेम पाथ पर चला जाएगा। इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो जब भी लाइट एंटर्स फ्रॉम, है ना, पासेस फ्रॉम सेम सेट है, ये μ1 है और ये है तुम्हारा μ2, जो लेफ्ट में है ना μ1 इज लेस देन μ2, हम इस केस में मान रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि μ2 तुम्हारा डेंसर, रे इज इसका इस केस में रे डेंसर टू रेरर जा रहा है, दिस इज डेंसर और दिस इज रेरर, क्योंकि म्यू तुम्हारा μ1 कम है ना। तो इस केस में देखो लाइट हैज़ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ एक्चुअली जाना चाहिए था रे को किस रास्ते से, देखो इस रास्ते से जाना चाहिए था, बट इट हैज़ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो रेरर टू डेंसर अगर जाता है, डेंसर मीडियम में एंटर करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर रेरर मीडियम में लाइट एंटर करेगा तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करता है। लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हम आते हैं टॉपिक एपरेंट डेप्थ। नाउ वी टॉक अबाउट द टॉपिक एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या होता है, तो तुमने देखा होगा कि जैसे कॉइन, कोई सिक्का अगर मान लो कि पानी के बकेट में गिर गया, ठीक है, तो अगर तुम उसको देखते हो तो उसका पोजीशन थोड़ा सा ना एक्चुअल पोजीशन से ऊपर लगता है, शिफ्टेड ऐसा नज़र आता है, ऐसा अपीयर होता है, ठीक है। जो उसकी एक्चुअल गहराई है, एक्चुअल डेप्थ है, उससे थोड़ा सा ना वो उठा हुआ नज़र आता है। जब सिक्का को तुम अगर पानी में गिरा हुआ, पानी के बकेट में गिरा हुआ एक सिक्का को तुम देखते हो, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको ना इस कंसेप्ट को एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। तो लेट अस टेक ए वाटर का ही एग्जांपल लेते हैं। उसमें एक कॉइन गिरा हुआ है, तो एक बकेट है मान लो इस तरह से, और इसमें हम एक सिक्का को मान लेते हैं यहाँ गिरा हुआ, ठीक है। थोड़ा पानी इसमें भरने की ज़रूरत है। लेट्स से कि यहाँ तक वाटर, दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ वाटर एंड एयर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं वाटर और यहाँ पर हम मान लेते हैं एयर, और यह है तुम्हारा आँख, आई, ठीक है, ये आई है।
अब देखो, जब ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए यू नीड टू रेज, है ना, दो रेज आपको, दो आपको ना दो रेज चाहिए ऑब्जेक्ट से निकालने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट से देखो एक रेज तुम्हारे आँख में दो रेज जाने चाहिए। तो एक रेज जो है हम नॉर्मल टू द सरफेस भेज रहे हैं, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये परपेंडिकुलर। अब ये रे डायरेक्टली जाएगा, इसके पाथ में जरा सा भी बेंड नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये रे सीधे चला गया। ठीक है, एक रे हमने ट्रेस कर लिया, दूसरा रे अब हम ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पर इस वाले रे में ना रिफ्रैक्शन के कारण, अब देखो वाटर इज डेंसर और एयर इज रेयर, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा, है ना, बेंड होगा। दिस विल अपने पाथ से ये बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको पता है कि इमेज कहाँ पे होता है, तो जहाँ पर दो रिफ्रैक्टेड रे मीट करते हैं। तो देखो दो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मीट कर रहे हैं, तो एक तो देखो ये है फर्स्ट और दूसरा ये, तो इमेज जो बनेगा इसका यहाँ बनेगा, दिस इज आई और दिस वाज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहाँ बना, और यही तुमको एक्चुअली दिखता है, आँख को जो दिखता है, आँख में रे कौन से जा रहे हैं, 1 और 2 जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर दिखेगा तुमको इमेज, और डेट इज़ वाई ये जो ऑब्जेक्ट है सिक्का तुमको थोड़ा सा ऊपर शिफ्टेड नज़र आता है। ठीक है, इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है ना, 2 मिनट का डेरिवेशन है, उसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम बोल देते हैं मीडियम 1 और इसको हम बोल देते हैं मीडियम 2। ध्यान दो, मीडियम 1 इज़ ऑब्जेक्ट का मीडियम और मीडियम 2 इज़ आईज मीडियम, जिसमें आँख रखा है ना, आँख है मतलब ऑब्जर्वर, जिसमें ऑब्जर्वर का मीडियम। तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, तो हम लिख सकते हैं μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। क्योंकि देखो ये एंगल एक्चुअली जो है ना, दिस इज़ फॉर, ये जो डेरिवेशन होगा अभी, इट इज़ अप्लीकेबल फॉर नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का मतलब है कि सिक्का को एकदम ऊपर ठीक से देख रहे हो ना, मतलब नियर बाय अप्रॉक्सीमेटली ऊपर से ही देख रहे हो, एग्जैक्टली ऊपर से, तो फिर ये अप्लीकेबल होता है। उस केस में आई जो है ना बहुत छोटा हो जाता है और आर भी बहुत छोटा हो जाता है, स्मॉल रहता है। आई और आर अगर स्मॉल होता है तो फिर साइन आई को लिख सकते हो tan आई, तो ये हो जाएगा μ1 tan आई इज इक्वल्स टू μ2 tan आर हो जाएगा। और tan आई को यहाँ पर अब हम लिखते हैं, देखो ये एंगल बताओ कितना होगा, ये भी एंगल हो जाएगा आई। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को कुछ एज्यूम कर लेंगे, ये वाला डिस्टेंस जो है इसको हम कुछ x मान लेते हैं। ठीक, अब हम tan आई की वैल्यू इसमें लिखते हैं। यहाँ जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, इस तरह से कुछ ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये आई है और ये x है तुमको, तो ये x है, और ये जो है मान लो कि डेप्थ ऑफ वाटर जो है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो t है, t या d भी मान सकते हो, चलो d मान लेते हैं, d इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर दिस लेंथ इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज t। ठीक है, बाउंड्री से o का जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारा t, तो यहाँ पर तुम इसको t बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पर tan आई की वैल्यू क्या लिख सकते हो, μ1 और tan आई हो जाएगा तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा x लेंथ, तो x बाय t लिख दो, और μ2 tan r। अब देखो r जो है ये एंगल r और ये एंगल भी r होगा, कहने का मतलब ये डॉटेड लाइन में बना, ये एंगल है तुम्हारा r। अब ये पॉइंट था तुम्हारा O और ये पॉइंट था तुम्हारा इमेज, ये पॉइंट। ठीक है, तो इस हाइट को कुछ एज्यूम कर लो t डैश, यहाँ से जो इमेज का जो हाइट है इसको हम एज्यूम कर लेंगे t डैश। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम t मानते हैं और यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस को हम t डैश मान रहे हैं, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा t डैश, ये डिस्टेंस, दिस इज t डैश। तो
अब इस यहाँ पर 10r की वैल्यू तुम लिख सकते हो। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से दिख तो रहा है तुमको, है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। 10r की वैल्यू कितना हो जाएगा, x बाय टी डैश हो जाएगा। ठीक है, टी डैश इज इमेज डिस्टेंस और टी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बहुत सिंपल है। और यहाँ से तुम्हारा देखो x x कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो टी डैश की वैल्यू तुम बता सकते हो। टी डैश एक्चुअली इज इक्वल टू, टी डैश इज t इंटू म्यू टू बाय म्यू वन। इसको इंटरप्रेट करते हैं। टी डैश तुम्हारा क्या है, इमेज डिस्टेंस, इसको लिख लेते हैं, है ना। वी राइट इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, है ना, या फिर इसको तुम रियल डेप्थ भी बोलते हो। दिस इज रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, सॉरी, इसी को, इसको एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। इमेज को, डिस्टेंस को ना, इसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, डेप्थ। देखो एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आया तुम्हारा, टी डैश, है ना। दिस इज टी डैश इक्वल्स टू रियल डेप्थ। टी क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ इंटू म्यू टू बाय म्यू वन। अब म्यू टू क्या है तुम्हारा, मैंने तुमको बताया था, म्यू टू ऑब्जर्वर का मीडियम, आई का मीडियम, है ना। म्यू टू को तुम समझ लो इस तरह से, म्यू टू इज आईज मीडियम। जहाँ पर आई होगा उसको बोलोगे म्यू टू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ना उसको ले लेना म्यू टू। और म्यू वन किसको लोगे, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होगा उसको ले लेना म्यू वन। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो इमेज डिस्टेंस मतलब तुमको इमेज डिस्टेंस इस कॉइन का हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसके ऊपर, तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा। इसको अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि यू हैव टब कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, और टब का जो है डेप्थ है तुम्हारा 24 सेंटीमीटर। अब इसमें एक ये कंप्लीटली फिल्ड वाटर्स, और इसमें एक कॉइन गिरा हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉइन। इसका बताओ एपरेंट डेप्थ कितना होगा, है ना, व्हाट विल बी एपरेंट डेप्थ। तो देखो एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू होता क्या है, ये निकालना है, तो इट इज़ एक्चुअली क्या होता है, रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ डी इंटू, है ना, म्यू टू बाय म्यू वन, और म्यू वन क्या है, ऑब्जेक्ट का मीडियम है। ठीक है, तो देखो रियल डेप्थ तुम्हारा कितना है 24 इंटू ऑब्जेक्ट का मीडियम बताओ कितना। अच्छा, यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो 4/3, और एयर का ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज आई। ठीक है, ये तुम्हारा आई। तो यहाँ से तुम अगर देख रहे हो तो फिर तुमको बताना है कि व्हाट विल बी द एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ तुमको जो नज़र आएगा ये 24 इंटू, है ना, म्यू टू मतलब आई का मीडियम। ठीक है, आई का मीडियम कितना है तुम्हारा 1, और ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, कॉइन इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉइन तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से 4/3 से डिवाइड कर दो, और ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 6, और ये हो जाएगा 18। तुमको एक्चुअली जो नज़र आएगा कॉइन वो 18 सेंटीमीटर पर नज़र आएगा। एक्चुअल डिस्टेंस 24 है, लेकिन वो तुमको ऊपर नज़र आएगा केवल 18 सेंटीमीटर पर नज़र आएगा। ये कॉइन उठा हुआ नज़र, इसीलिए जो है ना तुमको उठा हुआ दिखता है। चलो इसी पे ना एक थोड़ा सा एडिशन और कर देते हैं इसी क्वेश्चन में। चलो एक दूसरा आँख यहाँ पर है, एक बर्ड है ना, लेट अस से कि यहाँ पर एक बर्ड है इस तरह से, और ये 10 सेंटीमीटर ऊपर। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन और कर देते हैं। ये ना ये जो बाउंड्री है एयर और वाटर का जो बाउंड्री है, इससे 10 सेंटीमीटर ऊपर एक बर्ड,
अब तुम ये बताओ, इसको कॉइन कितने डिस्टेंस पर नज़र आएगा, है ना। क्वेश्चन है न्यू, है ना। इसी में क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एंड डिस्टेंस ऑफ कॉइन एज सीन बाय बर्ड। ये बताओ, बर्ड इज 10 सेंटीमीटर अबव द बाउंड्री, है ना, 10 सेंटीमीटर ऊपर। तो देखो, जो इस ये आई को लगेगा, इस आँख को या इस आँख को, दोनों एक ही जगह दिखेगा। एपरेंट पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज यहाँ पर ही दिखेगा। बर्ड को भी इसी पॉइंट पर दिखेगा जहाँ नीचे वाला आँख को दिख रहा है, नीचे वाले ऑब्जर्वर को, है ना। और दोनों को सेम ही जगह इमेज दिखेगा। तो 18 सेंटीमीटर नीचे, है ना, इस बाउंड्री से 18 सेंटीमीटर नीचे बर्ड को भी दिखेगा और इस आई को भी दिखेगा। तो बर्ड को एक्चुअल, है ना, टोटल डिस्टेंस कितना दिखेगा बर्ड को, ये 10 सेंटीमीटर भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर प्लस 10 भी ऐड करना होगा बर्ड को जो दिखेगा, है ना। कहने का मतलब तुम ये कर सकते हो, है ना, एपरेंट डेप्थ निकाल लो कॉइन का फ्रॉम बाउंड्री। पहले तुम बाउंड्री से निकालो, तो बाउंड्री से एपरेंट डेप्थ कॉइन का कितना हो जाएगा, तो 24 इज रियल डिस्टेंस बाय 4/3, इसमें ऐड कर लो 10, ये होगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। बर्ड के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, सेम डेटा है पिछले वाला ही, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ले लेते हैं। दिस इज़ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है 4/3। यहाँ पर बाहर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, बाहर में 1 है और वाटर में 4/3 है। अब जो है एक बर्ड है यहाँ पर, देयर इज़ अ बर्ड, और बर्ड जो है कितने हाइट पर है इस वाटर से, दिस इज एट लोकेटेड एट 48 सेंटीमीटर। इसका एपरेंट पोजीशन बताना है। आई जो है इस बार लाई कर रहा है इनसाइड वाटर, ये है आई, ठीक है। तो आपको इस आँख को, जो कि जस्ट इनसाइड वाटर है, वाटर के जस्ट सरफेस के थोड़ा सा नीचे है बस, तो उसको इस बर्ड का पोजीशन कितना दिखेगा, ठीक है। तो देखो, एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला है तुम्हारा वही लगाना है यहाँ पर भी। तो एपरेंट डेप्थ जो होता है, आपसे पूछा गया है कि इसको कितना, इस आँख को कितना डिस्टेंस पर ये बर्ड दिखेगा। आपको बताना है पोजीशन ऑफ बर्ड as seen by eye which is lying is just inside just below the surface of water। ये तुमको बताना है। देखो, सेम फार्मूला लगा दो। सेम फार्मूला क्या था, एपरेंट डिस्टेंस मतलब डी डैश, है ना, इसको डी डैश बोलते हैं। तो डी डैश इक्वल्स टू कितना आया था तुम्हारा, रियल डिस्टेंस इंटू, है ना, नीचे में था ऑब्जेक्ट का मीडियम μ1 और ऊपर में था आई का मीडियम μ2, ठीक है। तो इसमें ये बताओ, इसमें देखो उल्टा हो गया है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये μ1 बन जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट जो है बर्ड है इस केस में, ठीक है। तो ऊपर वाला मीडियम तुम्हारा μ1 हो जाएगा और नीचे वाला मीडियम हो जाएगा μ2। इसको रख दो। डिस्टेंस कितना है, रियल डिस्टेंस 48 और μ2 रखोगे 4/3/1, μ1 इज़ 1। तो यहाँ से तुम करोगे तो ये 3 और ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। तो देखो, इसमें इस केस में ना तुमको ज़्यादा डिस्टेंस पर दिखेगा। एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 48 डिस्टेंस, बट ना बर्ड जो है तुमको ज़्यादा डिस्टेंस पर दिखेगा। ऐसा क्यों है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखो, ऑब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा, बर्ड। बर्ड से एक रे को, हमें 2 रेज चाहिए एटलीस्ट इमेज बनाने के लिए,
तो देखो एक रे हम भेज देते हैं एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट, वन रे जो कि आँख में गया है ना। दूसरा रे जब हम भेजेंगे तो ये बताओ क्या ये सीधे जाएगा, इट विल बेंड, इसमें बेंडिंग होगा। अब ये बताओ डेंसर मीडियम में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, है ना। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दो इसको, इट इज़ एंटरिंग इनटू फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इसलिए बेंड, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा। अब देखो इमेज किसको बोलते हो, इमेज बोलते हो जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा, वन ये है और टू ये है, इन दोनों को मिला दो। अब देखो ये नीचे तो कहीं मिलने वाला नहीं है, इसको पीछे ले जाओ, है ना, इसको पीछे ले जाओ, रे वन को पीछे ले गए, रे टू को भी पीछे ले जाओ। देखिए इमेज जो है ऊपर बन रहा है, एक्चुअल पोजीशन से ऊपर बन रहा है, और डेट इज़ वाई इसका पोजीशन तुमको, ये जो डिस्टेंस है ना ये तुमको 64 दिख रहा है। बाउंड्री से आई का जो पोजीशन है वो, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट पोजीशन है ना। बाउंड्री से ओ का पोजीशन कम है लेकिन बाउंड्री से आई का पोजीशन ज़्यादा है, डेट इज़ वाई तुमको बर्ड जो है, मतलब कहने का मतलब जो पानी में जो जीव जंतु है उसको जो है बर्ड का पोजीशन एक्चुअल पोजीशन से ज़्यादा दिखता है, ऊपर और ज़्यादा उठा हुआ अपीयर होता है। अब हम बात करेंगे शिफ्ट के बारे में, तो नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट। ये शिफ्ट किस चीज़ का है, तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच का गैप, शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। मतलब सपोज यू हैव ए टब ऑफ वाटर, वाटर का एक टब है तुम्हारे पास कुछ इस तरह से, और इसमें वाटर भरा हुआ है, लेट्स से कि दिस इज फिल्ड विथ वाटर, और इट कैन ऑल्सो भी टेकन एज ऑयल, ऑयल भी समझ सकते हो कि ऑयल के केस में भी ये वैलिड होगा। तो अगर यहाँ पर एक कॉइन है, इसके बॉटम पर एक कॉइन है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, और इसका इमेज जब यहाँ से देखते हो दिस इज आई, जब तुम देखते हो यहाँ से इस जगह से तो ये इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है कहीं ऊपर, दिस इज इमेज, एक्चुअली रहता है ना, एक्चुअल पोजीशन इज बॉटम जो ओ है, लेकिन तुमको लगता है ये उठा हुआ, ठीक है, ऐसा लगता है कि बॉटम ही ऊपर आ गया है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये गैप जो है दोनों के बीच में, आई और ओ के बीच में, वो हम निकालते हैं। व्हाट वी डू इज़, देखो ये हम मान लेते हैं कि इसका डेप्थ जो है, एक्चुअल डेप्थ जो रियल डेप्थ जिसको बोलते हो वो है टी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का म्यू, और बाहर ले लेते हैं एयर जो कि मोस्ट जनरल केस है, उसके केस में है ना, एयर और किसी लिक्विड मीडियम के बीच में हम निकालते हैं कि कितना गैप होगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, पॉइंट के बीच में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है, इमेज डिस्टेंस हम निकालते हैं, लेट अस कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस मैंने आपको बताया है कि डी डैश इक्वल्स टू क्या होता है ना, एपरेंट डेप्थ, डी डैश इज इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ कितना है टी इंटू म्यू टू बाय म्यू वन करना है तुमको, म्यू टू बाय म्यू वन। तो म्यू टू देखो आई का मीडियम होगा तो ये वन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आई इज इन एयर, तो टी इंटू वन बाय, और म्यू वन जो है तुम्हारा लिक्विड का है तो म्यू, तो एपरेंट डेप्थ, एक्चुअली एपरेंट डेप्थ आ गया टी बाय म्यू। तो जब तुम वाटर में देखते हो कॉइन को तो वो एक्चुअली नज़र है, एक्चुअल उसका डिस्टेंस है टी, लेकिन वो नज़र आता है, अपीयर होता है एट एपरेंट डिस्टेंस, है ना, एपरेंट डिस्टेंस टी डैश इक्वल्स टू इतने पे तुमको अपीयर होता है। अब हम बात कर रहे हैं शिफ्ट, कितने से शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पर तुमको इतने डिस्टेंस पर अपीयर होता है, दिस इज डी डैश, और एक्चुअल कितना है टी, तो दोनों को अगर है ना सब्ट्रैक्ट कर दो तो टोटल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, रियल डिस्टेंस डेप्थ कितना है टी माइनस डी डैश कर दो तो ये मिल जाएगा, दिस इज द शिफ्ट, टी माइनस है ना ए डी डैश,
ठीक है। एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दो तो एपरेंट डेप्थ कितना है, टी बाय म्यू। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, टी कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक है, तो यही होता है शिफ्ट का फॉर्मूला। अब ये शिफ्ट का जो फॉर्मूला है अभी तुमने वाटर के लिए निकाला, या इट कैन बी ऑल्सो ऑयल, है ना, ऑयल में भी वैलिड हो जाएगा, लेकिन इट इज़ ऑल्सो वैलिड इन ग्लास। ग्लास के कारण भी होगा। तुम जैसे ये मीडियम है लिक्विड का, इसकी जगह मान लो कि दिस इज़ नॉट, दिस इज़ अ ग्लास, तो ग्लास में भी तो सेम चीज़ें होंगी, है ना। ग्लास में भी क्या होता है, मतलब फ़र्क कितना आएगा, केवल एक लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ग्लास से भी तुम इस तरह से देखोगे, अगर ये ग्लास होता सॉलिड, बस केवल लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जब तुम देखोगे तो ग्लास में भी तुमको ये शिफ्ट नज़र आएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वैलिड इन केस ऑफ ग्लास। ग्लास के केस में भी ये शिफ्ट वैलिड होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, है ना। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। शिफ्ट ड्यू टू ग्लास क्या होता है, तो एक ग्लास का मैं स्लैब बना लेता हूँ। लेट अस टेक ए ग्लास स्लैब लाइक दिस, ठीक है। इसका थिकनेस ले लो टी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो म्यू, बाहर एयर है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को तुम ग्लास से देखने की कोशिश करो। सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, इसको बोल देते हैं ओ। इसको हम ग्लास से देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ मैं आई को रखता हूँ, ठीक है, ये आई है। अब देखो, जब तुम देखोगे ऑब्जेक्ट को ग्लास से के थ्रू, तो देखने के लिए आँख में रेज आना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगे, एटलीस्ट इमेज के लिए 2 रेज चाहिए। तो देखो, एक रेज ना परपेंडिकुलर टू द ग्लास स्लैब भेज दो, जिसमें कि कहीं वो मुड़ेगा नहीं, एक रे हो गया। दूसरा रे, एक और रे चाहिए, तो उसको कुछ इस तरह से भेज दो। अब देखो, ये रे जो है यहाँ पर इट विल बेंड। कैसे बेंड होगा, तो देखो तुमको पता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो जब रे यहाँ पर जाएगा तो इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। देखो, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो, अगेन यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, और इस बार रेज एंटर करेगा डेंसर टू रेयर, ग्लास से एयर में, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस बार जो है, यहाँ पहले मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है। जो रेज तुम्हारे आंखों में एंटर करेगा, एक रे ये होगा और दूसरा रे ये होगा, इन दोनों को मिला दो, पीछे ले जाओ, है ना, तो कहीं यहाँ पर, तो एक्चुअली यहाँ पर ये दोनों रेस, ये है ना, फर्स्ट रे और सेकेंड रे को पीछे ले जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा, दिस इज द इमेज। तो यही, दिस विल बी द शिफ्ट। ऑब्जेक्ट एक्चुअली ओ पर है, लेकिन अपीयर होगा कहाँ पर, इस आँख को, है ना, जब तुम देखोगे तो तुमको अपीयर होगा आई पर, और दिस इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये शिफ्ट प्रोड्यूस होता है। इसके ऊपर एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज इन अ वेसल, एक वेसल है और उसमें इट इज़ फिल्ड विथ 2 लिक्विड, है ना, इसमें 2 लिक्विड एक कर से इसको भर देते हैं। दिस इज़ 1 लिक्विड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका यहाँ से इसका डेप्थ है T1। एक और लिक्विड से भर देते हैं इसको, और ये दूसरा लिक्विड जो है इसका डेप्थ है T2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो अगेन क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक कॉइन है, या फिर तुम मान लो कि बॉटम का डेप्थ, एपरेंट डेप्थ कितना दिखेगा, अगर यहाँ से कोई देखेगा, है ना, यहाँ पर आँख है, तो फिर इस बॉटम का एपरेंट डेप्थ कितना दिखेगा।
तो देखो तुमको यहाँ पर जो है दो लिक्विड है और दोनों लिक्विड दो ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा। दो ग्लास स्लैब की, एक ग्लास स्लैब इसको मान लो, दूसरा ग्लास स्लैब इसको मान लो, दोनों लिक्विड को। अब इसके कारण जो है, अच्छा पिछले केस में तुमने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट जो है क्लोजर टू आई अपीयर होता है ना। ऑब्जेक्ट जो है इट अपीयर्स क्लोजर टू आई, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर भी जो है इस दोनों स्लैब के कारण ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, है ना। दोनों स्लैब के कारण क्लोजर टू आई करोगे तो एक के कारण इधर होगा, शिफ्ट होगा, दूसरे के कारण भी थोड़ा शिफ्ट होगा। तो टोटल शिफ्ट निकालो, टोटल शिफ्ट कितना होगा, इक्वल्स टू शिफ्ट ड्यू टू वन। तो शिफ्ट ड्यू टू वन कितना होगा, T1 इंटू वन माइनस वन बाय म्यू वन, प्लस दूसरे के कारण शिफ्ट कितना होगा, T2 इंटू वन माइनस वन बाय म्यू टू। तो देखो टोटल शिफ्ट तुमने निकाल लिया। तो जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट अपीयर होता है थोड़ा ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल शिफ्ट, TS, टोटल शिफ्ट, ठीक है। और तुमको पता है कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल डिस्टेंस ये पता है, ये डिस्टेंस एक्चुअल तुमको पता है T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 में ये तुम जो शिफ्ट वाला डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो एपरेंट डेप्थ मिल जाएगा। तो नाउ वी कैलकुलेट एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ कितना होगा, टोटल शिफ्ट टोटल डिस्टेंस T1, टोटल रियल डिस्टेंस T1 प्लस T2 माइनस टोटल शिफ्ट, ये कितना हो जाएगा। तो देखो T1 प्लस T2 माइनस करो T1 इंटू वन माइनस वन बाय म्यू वन माइनस T2 इंटू वन माइनस वन बाय म्यू टू। देखो बहुत आसान सा कैलकुलेशन दिख रहा है। T1 और T2 जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे T1 और T2 कैंसिल हो जाएगा और तुमको मिलेगा, यू विल गेट T1 बाय म्यू वन प्लस T2 बाय म्यू टू। ये होता है एपरेंट डेप्थ। बल्कि इसी रिजल्ट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर मान लो कि दो से ज़्यादा तीन लिक्विड होता, अगर तीन लिक्विड होता तो वहाँ पर जो एपरेंट डेप्थ होगा, है ना, D डैश, वो कितना हो जाएगा, T1 बाय म्यू वन प्लस T2 बाय म्यू टू, बहुत आसान है, प्लस T3 बाय म्यू थ्री, एकदम सेम तरीके से। अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम TIR से भी डिनोट करते हैं, TIR। T स्टैंड्स फॉर टोटल, I स्टैंड्स फॉर इंटरनल एंड R स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्शन। तो इसको देखते हैं ये क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेयर ऑफ मीडियम लेंगे, एक रेयर लेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, और दूसरा लेते हैं डेंसर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी। ऊपर वाला मीडियम रेयर है और नीचे वाला मीडियम डेंसर। हम क्या करेंगे, डेंसर टू रेयर को रे को पास करेंगे, डेंसर से रेयर मीडियम में, ये नॉर्मल, और ये अब हम रे को पास करें तो देखो डेंसर टू रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो इसका कुछ ये कुछ इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, बेंड, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कुछ इस तरह से बढ़ाओ। इसके बाद देखो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जब जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री पहुंच जाएगा। उस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। द एंगल एट विच एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं थीटा सी। क्रिटिकल एंगल से हम डिनोट करते हैं।
इसको इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तुम जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन के बदले हो जाएगा रिफ्लेक्शन। सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करते हुए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने लगेगा। अगर इफ एंगल इज ऑफ इंसिडेंस, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी। थीटा सी क्या है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना हो रहा है 90 डिग्री। अगर थीटा सी से ज़्यादा कर दोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, देन देयर विल बी रिफ्लेक्शन, और उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। इसमें क्या होने लगेगा तुम्हारा रिफ्लेक्शन, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन नहीं होगा अगर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल निकालेंगे कैसे। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन स्मॉलर देन थीटा सी, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लो, और यहाँ पर इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन थीटा सी, देन उस केस में क्या होगा, तुम्हारा रिफ्रैक्शन होगा। तब रिफ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं, तब रिफ्रैक्शन होगा। तो देखो अब हम ना देखते हैं कि किस तरह से हम एंगल ऑफ थीटा सी को किस तरह से हम निकालेंगे। थीटा सी निकालने के लिए हम एक पेयर ऑफ मीडियम लेंगे, इसको बोल देंगे म्यू डी, इसको बोल देंगे म्यू आर, और रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा देंगे इस तरह से। और हमने क्या बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा ठीक है। अगर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अगर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि डेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल थीटा सी से डिनोट कर देंगे। लेट अस अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो म्यू डी साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू आर साइन 90। तो यहाँ पर देखो साइन 90 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा केवल म्यू आर, और इधर बचेगा म्यू डी साइन थीटा सी। यहाँ से तुमको मिल जाएगा साइन थीटा सी की वैल्यू इक्वल्स टू होता है म्यू आर बाय म्यू डी। दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है, ये भी तुम याद रखना। और यहाँ से थीटा सी की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी। ये दोनों ही रिलेशन याद रखना। तो देखो ये जो है क्रिटिकल एंगल हर पेयर ऑफ मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो फॉर एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा तुमको देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा जो तुमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि एक मीडियम होगा, कोई मीडियम होगा, वाटर होगा या फिर ग्लास होगा, और दूसरा मीडियम जो होगा वो होगा एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1। तो दिस इज एक साइड एयर होगा और दूसरा मीडियम ग्लास वगैरह वाटर हो सकता है। इस केस में क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो देखो इस केस में जो क्रिटिकल एंगल होगा थीटा सी फॉर एयर और किसी मीडियम के बीच में, है ना, थीटा सी इक्वल्स हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू आर। देखो म्यू आर एयर के लिए कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, और म्यू डी की वैल्यू मान लो वो डेंसर मीडियम की का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो इस तरह से तुम फाइंड करोगे फॉर एयर, ये होगा फॉर एयर एंड मीडियम। अब जैसे मान लेते हैं कि एयर ग्लास की बात करते हैं, एयर और ग्लास। देखिए एयर ग्लास का जब हम बात करेंगे तो फिर उसके लिए ग्लास का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 3/2, एयर का है 1। तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो थीटा सी इसके लिए हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स
1/μ की जगह 3/2। उसी तरह से एयर और वाटर के लिए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, तो थीटा सी जो हो जाएगा इसके लिए साइन इनवर्स 1/4/3। तो इस तरह से तुम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। अब जो है ना इसके ऊपर हम बेस्ट एक क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल प्रिज्म है, दिस इज राइट एंगल यहाँ पर है और दिस इज 45 डिग्री। इस पे जो है रेज इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली ऑन दिस फेस, है ना, इस फेस पर नॉर्मली रेज इंसिडेंट हो रहा है। तो तुमको ये बताना है कि इसकी म्यू की वैल्यू इस प्रिज्म की क्या होनी चाहिए सो डैट, है ना, म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो डैट TIR हो सके। TIR टेक्स प्लेस। हाँ जरा बताओ जल्दी से इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो देखो एक चीज़ है कि इस फेस पर ये रेज जो है सीधे इस तरह से जाएगा, स्ट्राइक करेगा। अब ये बताओ, यहाँ पर तुम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, इस कुछ इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ कितना होगा। उसके पहले देखो ये एंगल तुम बता सकते हो कितना होगा। ये एंगल होगा 45, ठीक है, क्योंकि टोटल एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री इस ट्राइंगल का। अब ये एंगल कितना होगा, ये 90 तुम बता रहे हो, तो ये एंगल भी हो जाएगा तुम्हारा 45, दिस एंगल विल बी 45। और इसी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, जो नॉर्मल के साथ रेज एंगल बनाएगी, वो होगा 45, क्योंकि ये भी तुम्हारा 45 है, ठीक है। तो तुमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि हियर वी हैव ए फिक्स्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और वो कितना है 45 डिग्री। अब तुम चाह रहे हो क्या कि TIR होना चाहिए इस फेस पर, ये जो हाइपोटेन्यूज है वहाँ पर TIR होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन, म्यू की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। तो देखो अब TIR का कंडीशन तुमको पता है, फॉर TIR क्या होना चाहिए, I should be, angle of incidence should be greater than थीटा सी, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए तभी TIR होगा। और इसके लिए अब दोनों साइड ना साइन लगा दो, साइन I शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। अब देखो I यहाँ फिक्स है, तो ये हो जाएगा साइन 45 और शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। और साइन थीटा सी की वैल्यू, है ना, इक्वल टू का भी साइन लगा दो, TIR में ना इक्वल भी होगा तो भी TIR होने लगेगा। अब देखो साइन थीटा सी थोड़ा देर पहले ही मैंने तुमको बताया कि साइन थीटा सी इक्वल्स टू होता है म्यू आर बाय म्यू डी। तो म्यू आर देखो यहाँ पर 1 है और म्यू डी तुम्हारा म्यू है। तो साइन थीटा सी जो है ना ये यहाँ पर रख दो 1/म्यू। साइन 45 की वैल्यू निकाल लो, वो कितना होता है, तो 1/√2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/म्यू। यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2 और इसकी वैल्यू होती है 1.41 √2 की वैल्यू। तो कुल मिला के तुमको ये म्यू शुड बी ग्रेटर देन, इस जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.41 से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो फिर TIR होगा, और 1.41 से लेस है तो फिर TIR नहीं होगा। ऐसा करता हूँ मैं, कुछ वैल्यूज़ देता हूँ तुमको, इसमें बताओ। जैसे 1.37 है ना, एक 1.49, इन दोनों में बताओ किस में TIR होगा और किस में नहीं होगा। TIR जो होने के लिए क्या है, 1.41 से ज़्यादा होना चाहिए बड़ा, तो ये इसमें TIR
होगा, इसमें TIR होगा। और 1.41 से देखो 1.4 से ये छोटा है, इसमें TIR नहीं होगा, नो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक ना इसमें क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स का, JEE का, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन ये बताता है कि एक प्रिज्म है और उसमें ना बीम ऑफ लाइट कुछ इस तरह से फॉल कर रहा है नॉर्मली इस फेस पर। ये राइट एंगल प्रिज्म है और ये 45 डिग्री का एंगल है। अब इसमें बोला गया है कि इसमें ना रेड, ग्रीन और रेड कलर है, ग्रीन कलर है और ब्लू कलर है, 3 कलर का लाइट है, बीम है। तो इन तीनों का देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको दिया है। रेड का जो है वो होता है 1.39, ग्रीन का होता है 1.44 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। तो यहाँ पर तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि किसका मतलब कि कौन इस प्रिज्म को पास कर लेगा और कौन प्रिज्म को पास, किसका TIR होगा और किसका TIR नहीं होगा, ठीक है, और कौन पास कर पाएगा इस प्रिज्म को। देखो जिसका TIR हो जाएगा, अभी होगा क्या कि ये रेज आगे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से आगे जाएगा। अब इस सरफेस पर कुछ का TIR भी हो सकता है और कुछ का TIR नहीं भी हो सकता है। तो TIR करने के लिए अभी हमको मैंने बताया कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.41। तो इसका मतलब देखो ग्रीन और ब्लू में, इन दोनों में TIR हो जाएगा और रेड का TIR नहीं होगा, है ना। TIR होने का कंडीशन क्या है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.4। तो देखो ग्रीन और ब्लू जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इस तरह से जाएगा, उसका TIR होगा। ये किसके केस में होगा, ग्रीन और ब्लू के केस में। और रेड वाला जो है वो उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वो पास कर जाएगा क्योंकि वो कंडीशन है ना, म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.41। तो इसका मतलब है कि रेड कलर विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू हियर।